हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन सेकंड शुरू कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस हैं उसके, वो हम आज करेंगे। जैसे जो पहला जो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 300 पे बुक के, वो क्या है कि हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी। हमें क्या कहा है उसने कि ए अपॉन बी, ए डैश अपॉन बी डैश, ए डैश अपॉन बी डैश, ए डबल डैश अपॉन बी डबल डैश बी एनी थ्री consecutive fractions in the first sequence of order n, then a dash upon b dash is equal to this। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, दोनों बराबर हो गए हमारे, सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिल गया। तो ये तो इजी था आपका। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए अपॉन बी और ए डैश अपॉन बी डैश, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये 1/2 के इमीडिएटली लेफ्ट और राइट साइड में है फॉर सीक्वेंस में, जिसका ऑर्डर n है। ठीक, मतलब n आपका 3, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, या यूं कह सकते हो आप nth रो में एक आपका लेफ्ट साइड में है a अपॉन बी 1/2 के, और a डैश अपॉन बी डैश राइट साइड में है 1/2 के। इमीडिएटली इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। a अपॉन बी और 1/2 के बीच में कुछ भी नहीं है। a डैश अपॉन बी डैश एंड 1/2 के बीच में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात हमें क्या प्रूव करनी है कि दोनों b और b डैश इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं? आपके 1+2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है? दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n-1/2। और b इज द ग्रेटेस्ट, मतलब इसका मतलब क्या है? b इज द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर लेस देन इक्वल टू n। इसका मतलब ये है, ये जो लाइन लिखी है कि भाई n बड़े से बड़ा ऑड इंटीजर है, ठीक है, जो कि n के बराबर भी हो सकता है, n से छोटा भी हो सकता है। n अगर खुद ऑड हुआ तो n के बराबर होगा, n अगर इवन है तो n से छोटा होगा। और हमें ये भी प्रूव करना है कि जो a प्लस ए डैश है किसके इक्वल है? b के इक्वल है। देखो, सिंस a अपॉन बी इज इमीडिएटली लेफ्ट टू a अपॉन बी, 1/2 सॉरी, और ये a डैश अपॉन बी डैश इमीडिएटली लेफ्ट राइट टू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर ए सीक्वेंस ऑर्डर n में। ठीक है जी, और इसका मतलब b प्लस 2 आपका ग्रेटर देन n होगा, b डैश प्लस 2 आपका ग्रेटर देन n होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू n हुआ तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नंबर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ग्रेटर देन n है। कंडीशन है ना आपकी कि दोनों के बीच में इंसर्ट आप तभी कर पाओगे जब आपके डिनोमिनेटर्स का सम लेस देन इक्वल टू n होगा। लेकिन ये तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n होगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर एन इक्वल टू n+1, ग्रेटर एन इक्वल टू n+1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हमें एक बात और पता है हमें कि आल्सो b इज लेस देन इक्वल टू n एंड b डैश इज लेस देन इक्वल टू n। जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये आपका लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रो में, nth रो है, कोई भी है n आपका, चाहे कैसा भी है, उसके जितने भी आपके फ्रैक्शंस होंगे वो उन सब का डिनोमिनेटर आपका n के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा कि भी ये दोनों लेस देन इक्वल टू। तो एक बात हमें पता चली, वो क्या कि भाई जो b है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, b डैश भी इन दोनों के बीच में। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो n-1 होगा b या n होगा। ऐसे ही b डैश के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी, और क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं nth रो में, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? मतलब ये 1 होगा, यानी कि b आपका 2a+1 होगा, b क्या होगा? ओड होगा। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट b डैश इज ओड। ओके, केस फर्स्ट लेते हैं। अगर n ओड है तो उस केस में देन b इज इक्वल टू n। अगर n ओड है, क्योंकि b ओड हमने प्रूव कर दिया, तो b के लिए दो पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास। वो कौन कौन सी हैं दो पॉसिबिलिटी? ये या तो b n-1 होगा या n। अगर b खुद n खुद ही ओड है तो b n के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर आप इसको देखो, इसको निकालोगे तो तुम पाओगे कि n-1/2 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि n ओड है, n-1 क्या होगा? इवन होगा। इवन को आप 2 से डिवाइड करोगे, आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा।
तो उसमें फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये n आ जाएगा, b इक्वल टू n आ गया। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये कि जो ये नंबर है आपका ये किसके इक्वल आ गया आपका, b के इक्वल। ये ही हमें प्रूव कर, सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं b डैश के लिए। केस सेकंड में n अगर इवन है तब दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, वो क्या बनेगी, n माइनस वन। बी किसके इक्वल होगा आपका, n माइनस वन के इक्वल होगा, और b डैश किसके इक्वल होगा आपका, n माइनस वन के इक्वल होगा। ठीक, तो ये दोनों हमारे जो इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये नंबर आपका फ्रैक्शनल नंबर होगा, क्योंकि n आपका इवन है, n माइनस वन आपका ओड होगा, तो ये तो फ्रैक्शनल होगा। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, n माइनस टू अपॉन टू ऐसे लिख लेते हैं। तो जब इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका, वो इसके इक्वल ही आ जाएगा आपका, n माइनस टू अपॉन टू के इक्वल ही आ जाएगा। तो सॉल्व किया तो n माइनस वन ही आया। तो ये दोनों मतलब कहने का b इक्वल टू बी डैश इक्वल टू दिस, दोनों केसेस में ये b के और b डैश के इक्वल आ जाता है। अब देखो b हमारा 2a प्लस वन है, b डैश हमारा 2a डैश माइनस वन है। आप b डैश को निकाल भी सकते हो, जैसे यहाँ हमने b को निकाला ना इसके इक्वल, b डैश को भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे b डैश को, कि भी b डैश इन दोनों से, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है ना आपके, दोनों से आप क्या लिख सकते हो कि b डैश माइनस टू ए डैश इक्वल टू क्या होगा आपका, वन के इक्वल होगा। मतलब उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, जैसे ये निकाला है ना ऐसे ही आप b डैश को निकाल सकते हो, और वो b डैश क्या आएगा आपका, टू ए डैश माइनस वन के इक्वल आएगा। तो b इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ये आया जी आपका। लेकिन b दोनों b और b डैश बराबर भी हैं, तो एक तरह से सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट ये जो है आपके पास हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द नंबर ऑफ द फरे फ्रैक्शंस a अपॉन b ऑफ ऑर्डर n सेटिस्फाइंग द इक्वेशन a अपॉन b लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 प्लस समेशन j फ्रॉम 1 टू n phi j एंड देयर सम इज एग्जैक्टली हाफ दिस वैल्यू दैट इज दिस। ठीक है जी, phi j क्या है, यूलर फंक्शन, जो आपने जैसे कि मैंने आपको कहा था नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री का जो पेपर था बीएससी फर्स्ट में आपने पढ़ा था, वहाँ पे फ्यूलर फंक्शन आपने पढ़ा होगा phi j। ठीक, ये phi j वो है। थोड़ा मैं बता दूं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल phi m की अगर हम बात करें, मतलब क्या है उसका, phi m का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन m सच दैट देयर जीसीडी विद m इज इक्वल टू 1। ये मतलब है phi m का। जैसे मान लो आपने phi 4 ले लिया, 4 से छोटे पॉजिटिव नंबर वो कौन कौन से हैं जिनका 4 के साथ जीसीडी कितना बनता है, 1 बनता है। वो एक तो 1 है, एक 3 है, 1 और 3 का 4 के साथ जीसीडी 1 बनता है, और हैं टोटल कितने, वो 2 के बराबर हैं। तो phi 4 किसके इक्वल आया आपका, 2 के बराबर आया। ठीक, ऐसे ही अगर आप phi 5 की बात करो तो वो कितना आएगा, 4, क्योंकि 5 का 1 से 4 तक के सभी नंबर्स के साथ जीसीडी कितना है आपका, 1 है। तो ये phi 5 आपका 4 के इक्वल आएगा। तो ये हमें प्रूव करना है कि भी जो nth ऑर्डर की रो है उसमें आपके जो फरे फ्रैक्शंस हैं, मतलब a अपॉन b, ठीक है ना, जो इस इक्वालिटी को शो करते हैं, इन इक्वालिटी 0 और 1 के बीच में ही रखने हैं, हमें एक्सटेंड नहीं करने हैं, 0 और 1 के बीच में ही रखने हैं। उनका टोटल कितने होंगे, वो इतने ही हो सकते हैं, और उनका सम किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। चलो देखो, n अगर 1 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये किसके इक्वल आ गया, phi 1, phi 1 कितना होगा, 1 होगा। इसमें ये ऐड किया तो 2 आया, और हम देख सकते हैं देर आर 2 फ्रैक्शंस एंड सम इज, सम किसके इक्वल आया आपका, इसको हमने 1/2 को इसकी वैल्यू पुट की, ये 2, तो कितना आया, 1 के इक्वल आया। तो विच इज़ ट्रू, ट्रू क्यों है, क्योंकि n इक्वल टू 1 अगर लेते हो तो कौन से नंबर है वो, एक तो 0/1 है और 1/1 है, टोटल कितने आई है, 2 ही तो है, तो ये 2 के बराबर आ गया। इनकी स्ट्रेंथ, इनके नंबर आगे कि ये हैं कितने, 2 हैं, और इनका सम किसके इक्वल है, दोनों का, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और वो किसके इक्वल आया आपका, ये देखो, ये 1 हमने प्रूव कर दिया।
तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है आपका n इक्वल टू 1 के लिए, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए टोटल नंबर्स आ जाते हैं वो इसके बराबर हैं और उनका सम आ जाता है वो इसके बराबर है, ठीक। तो विच इज ट्रू, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल। अब हम नाउ वी प्रूव द रिजल्ट फॉर n ग्रेटर देन 1। इंडक्शन यूज करेंगे यहाँ पे। लेट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू n माइनस वन, रिजल्ट होल्ड कर जाता है n माइनस वन के लिए। दैट इज द नंबर ऑफ द फ्रैक्शंस इन n माइनस वनथ रो इज, हमने मान लिया कि ये है। फॉर nth रो ऑल द फ्रैक्शंस ऑफ n माइनस वनथ रो will remain as it is in the nth row, and also all those fractions will appear whose denominator is exactly n, such that GCD of numerator and denominator must be 1, and number of these fractions which have denominator n is phi n। अब मतलब क्या है इसका, देखो जो n माइनस वनथ रो में फ्रैक्शंस हैं वो nth रो के अंदर तो होंगे ही होंगे, ठीक। दूसरी बात, आल्सो ऑल दोज फ्रैक्शंस विल अपीयर हुज डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली n, सच दैट जीसीडी ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी 1। और इसके अलावा वो भी फ्रैक्शन अपीयर करेंगे जिनका जो कि जिनका डिनोमिनेटर जो n के बराबर होगा, ठीक, और जिनके न्यूमिनेटर और जीसीडी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जीसीडी क्या होगा आपका 1 होगा, है ना। और एंड द नंबर ऑफ दीज फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर 1 इज फाई n। और ऐसे जो नंबर्स होंगे जिनका जो डिनोमिनेटर n होगा वो जितने भी होंगे उनके वो टोटल किसके बराबर होंगे, फाई n के बराबर होंगे। अब इसको आप एक एग्जांपल से या आप फरे टेबल से समझने की कोशिश करो। देखो इस बात को हम फरे टेबल पे आ जाते हैं। फरे टेबल की बात करते हैं 5 की, ठीक। n मान लो हमने ले लिया 5, n माइनस 1 कितना है 4 है। जितने भी ये नंबर्स हैं ये तो इस यहाँ होंगे ही होंगे, नेचुरल सी बात है, ठीक है जी। दूसरी बात, इसमें जो एक्स्ट्रा नंबर आए वो कौन कौन से आए, एक तो 1/5 आया, एक 2/5 आया, एक 3/5 आया, एक 4/5 आया, ये नंबर आए ना आपके, ठीक है, जिनमें डिनोमिनेटर कितना है आपका 5 ही है, ठीक। और जिनमें न्यूमरेटर जो है वो क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सब का जीसीडी 5 के साथ कितना होगा 1 होगा, नेचुरल सी बात। तो ये खास बात है। तो ये टोटल होंगे कितने, ये टोटल होंगे कितने, ये होंगे किसके बराबर 5 5 के, क्योंकि हमें पता है कि 5 5 होता क्या है कि वो सभी नंबर्स पॉजिटिव नंबर जिनका जीसीडी 5 के साथ 1 है वो टोटल हैं कितने, वो जो स्ट्रेंथ है वो हमें इसके बराबर लिखनी होती है। तो ये टोटल होंगे किसके 5 5 के बराबर, ठीक है जी। तो यही बात थी जो थी यहाँ पे। और हाँ, यहाँ जो हम बात कर रहे थे, for nth row all the fractions of n minus 1th row will remain as it is in the nth row, and also all the fractions will appear whose denominator is exactly n, whose denominator is exactly n, और GCD जो है उनका 1 होगा। number of these fractions which have denominator n is phi n, ये बात थी, ठीक। hence total number of the terms in the nth row will be, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखो ये तो n-1 के लिए तो हम मान करके चल रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा नंबर होंगे वो हमने बता दिए कितने हैं फाई n है, और इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो रिजल्ट आपका आ जाता है कि भाई टोटल नंबर आपके nth के लिए इसके बराबर होंगे। अब प्रूव करना है सम, सेकंड पार्ट जो है ना वो क्या है कि सम हमें इन सब का ना प्रूव करना है कि इनके हाफ के बराबर होगा, ठीक। देखो a/b कोई फ्रैक्शन आपने ले लिया रो के अंदर जो कि आपका लेस देन 1 तो होगा ही होगा, और ये किसके इक्वल होगा आपका 1 के इक्वल होगा, दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक। b माइनस a/b और a/b का सम आपका क्या होगा 1 होगा। सो वी मेक सच पेयर्स ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इन द nth रो n ग्रेटर देन 1 है कि भाई हम nth रो में सारे ऐसे पेयर्स बनाएंगे
ठीक, जो जिनके हुज सम इज, जिनका सम आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और नंबर ऑफ सच पेयर्स आर समेशन j फ्रॉम 1 to n 5j अपॉन 2, और ऐसे जो नंबर्स होंगे ऐसे पेयर्स के वो इसके इक्वल होंगे। एंड वी आर लेफ्ट विद वन टर्म 1 अपॉन 2। ठीक, इसको भी आप फरे टेबल से समझने की कोशिश करो। जैसे जो ये है आपके पास, अब 4 को इसको ही ले लेते हैं हम, ठीक है जी। इसमें हम ऐसे सभी पेयर्स लेंगे जिनका सम 1 है, जैसे कि 0/1 और 1/1, इन दोनों का सम कितना है, 1 है, तो ये पेयर हमने ले लिया, ठीक है जी। एक तो ये हो गया पेयर, ठीक। दूसरी बात, फिर हमने 1/4 ले लिया और 3/4 ले लिया, इनका सम भी कितना है आपका, 1 है, ठीक। फिर हमने ले लिया 1/3 और 2/3, इनका सम भी कितना है आपका, 1 है। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 3 हो गए ना पेयर, पेयर की बात करें, जोड़ों की बात कर रहा हूं, तो टोटल कितने, 3 पेयर हो गए, ठीक है जी। और बचा क्या आपका, 1/2 बचा, ठीक है जी। तो अब वहां पे वो ये बात कहता है कि भाई ये जो टोटल पेयर है ना आपके, जो 3 पेयर हैं आपके जो बनेंगे, वो जो होगा किसके, इनके नंबर किसके बराबर होंगे, वो होंगे समेशन 5j फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होंगे, दे आर डिवाइडेड बाय 2। अब j अगर 3 है, देखो अगर j 3 है तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 अपॉन 2 के बराबर आएगा, ठीक है जी। 5 1 कितना है आपका, 1 है, 5 2 कितना है, वो भी 1 है, 5 3 कितना है, वो 2 है, नीचे कितना आएगा आपका, 2 आएगा, ठीक है जी। और ये कितना हो गया आपका, किसके इक्वल आएगा, 2 और 2 कितने, 4 4 को 2 से डिवाइड किया हमारा, किसके इक्वल आया हमारा, 2 के इक्वल आया, ठीक है जी। तो हाँ, ये तो हम 3 की बात कर रहे हैं ना, मैं तो 4 की बात कर रहा हूँ, चलो 4 की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये तो 3 के लिए हमने निकाल दिया, 3 के लिए तो हमारे 2 ही पेयर आएंगे। 4 की बात हम कर रहे थे, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4, ठीक है जी। और नीचे कितना आपका 2, तो 5 1 कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी 2, 5 4 भी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। मतलब जैसा 5 1 1 हुआ, 5 2 भी 1 हुआ, 5 3 2 हुआ, 5 4 भी 2 हुआ, और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से, तो किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया। तो टोटल कितने पेयर हैं, वो भी 3 ही पेयर हैं, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे की है उसने कि भाई जो 9th में ना हमने कहा है ना कि ये जो है, हाँ, कि ये इसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ सच पेयर आर दिस, और बचेगा क्या, एक ये बचेगा, तो उनका सम किसके इक्वल होगा, देखो टोटल नंबर्स इसके बराबर होंगे, और सबका सम कितना है, 1 है नहीं सब, हाँ, उन पेयर्स का सम कितना है, 1 है, और वो पेयर हैं कितने, मतलब ये देखो, तो आप समझने की कोशिश करो, अगर एक पेयर का सम 1 है, हर एक पेयर का सम 1 है, और वो पेयर हैं हमारे कितने, 5, 1 मिनट के लिए, तो उन सभी पेयर्स का सम कितना होगा, 5 ही तो होगा ना, सीधी सी बात है। तो वही बात यहाँ पे है कि भाई ये एक पेयर का सम कितना है, 1 है, ठीक, और सारे पेयर कितने हैं, वो इतने हैं, तो उन सब का सम कितना होगा, वो इसी के बराबर होगा, और साथ में 1/2 बच गया एक टर्म, वो हम अलग से ऐड कर देते हैं, वो 1/2 हमने अलग से ऐड कर दिया nth रो के अंदर, ठीक है ना। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, ठीक। तो सिंस ईच पेयर इज ऑफ सम, देखो वही बात जो हमने की थी ना, और वो इतने सच पेयर्स हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 301 पेज पे, ए और बी, और ये जो हैं ये हमें गिवन है, b ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, n हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, हमें प्रूव करना है कि दे आर एडजेसेंट फ्रैक्शंस इन द फरे सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर n। अब एडजेसेंट और कॉन्जिक्यूटिव में फ़र्क है, देखो जो आपका 1 और 2 है, दे आर एडजेसेंट एंड आल्सो कॉन्जिक्यूटिव, बट 2 and 1 दे आर एडजेसेंट बट नॉट कॉन्जिक्यूटिव, ये समझने की बात है। ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है लेकिन एडजेसेंट हैं, ये
कॉन्जिक्यूटिव हैं और एडजेसेंट भी हैं। ठीक है, ये खास बात आप समझ लें। गिवन दैट हमें ये गिवन है तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है जी, सी अपॉन डी आपका लेस देन ए अपॉन बी होगा। सी अपॉन डी छोटा है ए अपॉन बी से, मतलब सी एच ये छोटा है सी अपॉन डी ए अपॉन बी से। चलो एन हमने ले लिया, हमें गिवन है एन कि भी इनका मैक्सिमम है। नेचुरल सी बात है, दोनों का सम ग्रेटर देन एन होगा ही होगा। ठीक है जी, तो उसके बाद हैंस इन द nth रो में a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लाइज बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी, सॉरी कैन नॉट लाई बिटवीन a अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। ऐसा क्यों nth रो के अंदर? क्योंकि जो also we know that among all the fractions between a upon b and c upon d, a plus c upon b plus d is the fraction with the least denominator. With the least denominator, so any other fraction cannot lie between a upon b and c upon d. हाँ, ये जो बात आई यहाँ से, ये मेन बात यहाँ से आई, ये इसको यूज़ किया यहाँ पे। b प्लस डी अगर n से ग्रेटर हो गया तो नेचुरल सी बात है कि भाई ये तो लाई करेगा ही नहीं ना इनके बीच में, क्योंकि b प्लस डी को तो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, इसलिए ये कैन नॉट लाई बिटवीन, ये तो इनके बीच में लाई नहीं करेगा। और दूसरी बात, अगर कोई और भी तो हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं इन दोनों के बीच में, ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर आपका सबसे छोटा है। मतलब कहने का क्या कि अगर कोई और इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर कोई और फ्रैक्शन लाई करेगा तो उसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से तो बड़ा है, और अगर इसके डिनोमिनेटर से भी बड़ा है तो सीधी सी बात है वो n से भी बड़ा है, तो वो भी लाई नहीं कर सकता इनके बीच में। तो सो एनी अदर फ्रैक्शन कैन नॉट लाई बिटवीन a अपॉन b एंड c अपॉन d, इसलिए दे आर एडजेसेंट फ्रैक्शन इन फॉर ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज जो पीछे कुछ रह गया था काम, वो हमने इस लेक्चर में कर लिया। तो अभी हम आज स्टॉप करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट PDF आपको बाद में भेजूंगा। ठीक है जी, थैंक यू।